हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बीपीएससी पूर्वावलोकन की बुक को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, अर्थात घटना चक्र का पूर्वावलोकन की बुक को एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से हमने इसमें 20 से अभी 22 क्लास हुआ होगा। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से 1 से 5 वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे, पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था, उसी के आगे का आज हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को आपको बार बार देखना चाहिए, बार बार समझना चाहिए, तभी आप सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और एक्सप्लेन जितना भी करा रहे हैं उसे आप बार बार देखें, इसीलिए यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ से फास्ट रिवीजन कर सकते हैं बार बार वीडियो को देख करके। जितना ज़्यादा देखेंगे उतनी तैयारी आपकी बेहतर बनेगी। तो हम वादा करते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर आप यहाँ से बार बार देखते हैं, समझते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब कि कौन सा युग्म सही है। 1905 बंगाल का विभाजन हुआ, 1908 में कांग्रेस में फूट डाली, 1919 रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा युग्म सही है। 1905 बंगाल का विभाजन, 1908 में कांग्रेस में फूट और 1919 रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। तो इसमें से ऑप्शन जो है एक और तीसरा ही सही है। 1908 में कांग्रेस में फूट हुआ था, तो ये ऑप्शन गलत है। तो बंगाल विभाजन 1905 में तथा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह ये 1919 में हुआ था। कांग्रेस में फूट या कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था ये 1907 के सूरत अधिवेशन में हुई थी, अतः विकल्प 1 और 3 सही सम्मिलित हैं। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से जो ऑप्शन है ये सबसे पहले जो घटना घटी ये संथाल विद्रोह था, ये सबसे पहले घटना घटी हुई थी। तो संथाल विद्रोह कब हुआ, ये 1855 से 56 के बीच में, और बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर के 1900 के बीच। ताना भगत आंदोलन 1914 में प्रारंभ हुआ था। अर्थात सबसे पहले जो घटना निम्नलिखित में से घटित हुई वो संथाल विद्रोह था। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम रेड शर्ट्स के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन सही है इसका। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक के स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहनते थे, जिस कारण खुदाई खिदमतगार के रेड शर्ट्स नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खान को फरव एवं अफगान की उपाधि दी थी। इन्होंने पख्तून नामक एक पत्रिका पाश्तो भाषा में लिखी, जो बाद में 10 रोजा नाम से प्रकाशित हुई। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था 1872 में। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में कराई गई थी, किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना ये वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से मानी जाती है। 10वां क्वेश्चन है कि किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ये जोरावर सिंह ने किया था। कश्मीर के डोगरा शासक गुलाम सिंह के सेनानायक और किश्तवाड़ के गवर्नर जोरावर सिंह ने 1834 और 41 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। वे 1841 में पश्चिमी तिब्बत अभियान के दौरान युद्ध में मारे गए थे।
महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया था? तो ये 1877 में नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश संसद ने एक राज्य उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड रिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इस समय दक्कन में भीषण अकाल 1877 पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय किया, विशेषकर उस समय जब लोग भूखों मर रहे थे। आर.जी. प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। निम्न स्थानों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे कि हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था। तीसरा है कि कश्मीर राज ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेक्शंस 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षरित किए थे। चौथा है कि शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। पांचवा है कि के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो पहला, चौथा और पांचवा ऑप्शन सही है। पहला, चौथा और पांचवा, दूसरा तीसरा ऑप्शन गलत है। मीर लइक अली मोहम्मद के निजाम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट निजाम के शासन में हैदराबाद के आखिरी प्रधानमंत्री थे। हैदराबाद के भारत में सम्मिलित हुए ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में 5 दिनों की अवधि का था। कश्मीर राज्य के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेक्शंस विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। शाह नवाब भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद रियासत में अपने एजेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में कथन 1, 4 और 5 ही सही है। 1, 4 और 5 ही सही है। अगला है किसने कहा जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। मतलब ये किसने कहा था कि जब तक ये तीसरी शक्ति यहाँ है, ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात उपरोक्त कथन महात्मा गांधी का है जो उन्होंने लुई फिशर को दिए गए हस्ताक्षर में कही थी। 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन ये है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मिंटो मार्ले सुधार, इनमें से कौन सा कालानुक्रम है? मतलब कि कौन सा एक क्रम से लगा हुआ, अर्थात सी ऑप्शन जो है इसका सही है। अर्थात पहले दूसरा, फिर चौथा, फिर इसके बाद पहला, फिर तीसरा आएगा। अर्थात सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, मार्ले मिंटो सुधार हुआ 1909 में, होम रूल आंदोलन हुआ अप्रैल 1916 में, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक टू द लास्ट से प्रभावित थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय थे एम.एन. रॉय।
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन और व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक के द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई गई? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद जो औपनिवेशिक शासन और जनता की व्यापक गरीबी और पीड़ा के दौरान पैदा हुआ था, भारतीय आध्यात्मिक पर आधारित था। स्वामी विवेकानंद हृदय व आत्मा से सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये बिहार और उड़ीसा से त्यागपत्र दे दिया। सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के वीरभूम के रायपुर में हुआ था। वो वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये किसने कहा था? अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंसन बर्डन कहा जाता है। ये कथन किसने कहा था? ये सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों के जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, यही कथन गलत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो पहला ऑप्शन जो है सही नहीं है। शेष ऑप्शन, जैसे चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, तो ये कथन सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, तो ये भी कथन सही है। और तो इसमें से बी सी कथन सही है, तो पहला ऑप्शन ही है जो गलत था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिया गया। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? तो उपरोक्त में से एक से अधिक प्रकार से मदद की। अर्थात ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने
में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, अर्थात विकल्प सभी कथनों में 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रता की भावना पैदा करने में सहायता दी। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। दांडी मार्च कब हुआ था? पूना समझौता, फिर है BACD, या मतलब इसको उसके कालक्रम के अनुसार बताना है कि कौन सा पहले हुआ। साइमन आयोग, गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले दांडी मार्च हुआ था सन 1930 में। साइमन आयोग जो है ये 1927 में। पूना समझौता ये हुआ था 1932 में और गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था। अर्थात ABCD। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा, दांडी मार्च कब हुआ? 1930 में। साइमन आयोग 1927, पूना समझौता 1932, गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था। तो सबसे पहले साइमन आयोग अर्थात B, फिर इसके बाद होगा 1930, फिर 1931 D, फिर लास्ट में C ऑप्शन सही है। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह शब्द किसने लिखे? यह शब्द लिखा था यश गोपाल के द्वारा लिखा गया था। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये कथन यश गोपाल का है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? यह रॉबर्ट मॉन्टगोमरी का कथन सही है। रॉबर्ट मॉन्टगोमरी नामक ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ था, यही मेन कारण था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 18 तक चला। इसने विश्व के साथ भारत के व्यापार संतुलन को भी प्रभावित किया। इस विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप निर्यात में कमी के कारण भारत के व्यापार में घाटा हुआ। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? अर्थात B ऑप्शन इसका सही होगा। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इन दोनों के अतिरिक्त कुछ अन्य सहयोगियों ने भी इस पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1908 में हुआ था। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन वर्ष 1908 में पटना में किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने की थी। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो ये क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन ये 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942 में हुआ। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन अक्टूबर 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन ये वर्ष 1946 में हुआ था। अतः दी गई घटनाओं में सर्वप्रथम स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का आगमन था। बारदोली मतलब इसे सम्मिलित करना है। बारदोली, चौरी चौरा कांड, यरवदा और नोवाखाली ये कहाँ से संबंधित है? तो चौरी चौरा कांड की बात किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश से अर्थात B का चौथे से, तो एक ही ऑप्शन सही है इसमें से, C नंबर ही सही है।
तो बारदौली गुजरात राज्य में स्थित है। चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने एक थाना जला दिया, जिसमें से 22 या 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है और नोवाखाली पश्चिमी बंगाल में, जहां स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे हुए थे। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विश्व प्रख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया। वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरोड़ा आसफ अली ने ये सर्वाधिक योगदान दिया था। अरोड़ा आसफ अली एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्त्री थीं। अरोड़ा आसफ अली भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गईं। 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को अर्थात रूस की यात्रा की। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन के गठन में सहयोगी रहीं। 1958 में दिल्ली की मेयर बनी, फिर पैट्रियट समाचार पत्र की स्थापना भी की। इस तरह उन्होंने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा जो है ये अमहरा से थे। रामचंद्र शर्मा अमहरा अर्थात पटना के निवासी थे और बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता भी थे। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए गुरुजी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सकें। ज्ञातव्य है कि सितंबर 1861 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के प्रधानमंत्री कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। स्वतंत्र पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से कौन वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? तो उसमें से वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो ये जो कुर्मी है यही इसका उत्तर होगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कुम्हियार, राजपूत, कायस्थ वर्चस्वशाली जातियां थीं, जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली नहीं थी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवा का प्रकाशन किया। 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की। कैथरीन मेयो, एडल्फ हैक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज, विलियम्स डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था?
तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी हैं। कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले और चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थीं और विलियम डिग्बी ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखी। चार्ल्स एंड्रयूज का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों पर पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया और एडल्स हैक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इन्होंने कहा था। रजनी पाम दत्त ने उपर्युक्त कर वक्तव्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में दिया था। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदार वाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, तो इसका ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू 1937 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। नवंबर 1927 में उन्होंने सोवियत संघ की यात्रा की थी। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कहा था, तो ये सरदार पटेल ने यह बात कही थी। किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया, तो ये मौलाना हजरत मोहानी थे। 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की मांग उठाई, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में इतिहासकार प्रमोदानंद दास ने अपने लेख में उन्हें आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों से ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। अगला क्वेश्चन ये है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये किए थे पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगस्त 1923 में संपन्न अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। इसका आयोजन वाराणसी में हुआ था। इसे लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एवं पारसी भी सम्मिलित थे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए, तो इसका करीबी वर्ष 1925 से 1925 ही सही है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है, तो इसमें से CR दास देशबंधु यही ऑप्शन जो है सही है। 47 एक आगे है। 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तहत विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही तथा जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाया गया।
चित्तरंजन दास एक प्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें देशबंधु की उपाधि प्रदान की गई थी। 1907 में आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, जबकि विलियम वेंडरबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1889 व 1910 में चुने गए थे। वर्ष 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। 47 क्वेश्चन है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा के द्वारा मानव समाज के लिए वर्ष 1950 में स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। 49 नंबर है कि कौन सा समझौता जो है भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अनंत संघर्ष हुआ था? तो ये पंचशील समझौता था। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील या शांतिपूर्ण अस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 28 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे, परंतु ये समझौता असफल रहा और भारत तथा चीन के मध्य 1962 में युद्ध हुआ। ये एएसआई के पहले निर्देशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ये एएसआई के पहले निर्देशक थे। पहली भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो देश में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो इसके पहले महानिदेशक भी बने। अब हम पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित क्वेश्चन को अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखते रहें, समझते रहें। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें। नमस्कार।